पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जनाब, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस आपके सामने है। जैसा हमारा अंदाजा था, पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखें तो डेली बेसिस पे दिन के अंदर ही करेक्शन होती जा रही थी और ट्रेंड नेगेटिव महसूस हो रहा था। और हमें तो यही लगता है कि ज़्यादातर ब्रोकर्स और टेक्निकल एनालिस्ट ने नेगेटिविटी का ही इशारा किया था और मार्केट से दूर रहने का कहा था। लेकिन आज मार्केट स्ट्रेट ऊपर ही गई। देखें, हमने तो आपके सामने अपना एक अंदाज़ा और फीलर रखना होता है, टेक्निकल की बेसिस पे तो नहीं हम चलते, लेकिन यही देख के बताते हैं कि फीलिंग क्या रही। तो जुमे से पहले भी मार्केट पॉजिटिव थी, लेकिन जुमे के बाद तो ऐसी पॉजिटिविटी आई कि हमें लगा है जैसे मार्केट में नई इक्विटी इंजेक्ट हुई हो, यानी कि कोई नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं या मार्केट में नया पैसा लगाया जा रहा है। अच्छा, पिछले 2-3 दिनों से हमने आपको बताया था कि मार्केट के ज्यादा ऊपर जाए बगैर प्रेशर के बावजूद भी हमारा रोज ही हमारा कोई एक आधा शेयर चल जाता। और आज 1200 पॉइंट्स के बाद हमारा एक भी शेयर, यानी कि जो ज्यादा तादाद वाला शेयर है, वो उनमें से एक भी नहीं चला। लेकिन हमारे जो छोटे छोटे बहुत सारे शेयर्स थे, उनमें से बहुत सारे शेयर्स चले और थोड़ा सा हमारा पॉजिटिव ही रहा है आज। मतलब हमारी पोर्टफोलियो में पॉजिटिविटी ये 1200 पॉइंट्स वाली नहीं है, लेकिन मार्केट को देख के हमें बहुत मजा आया क्योंकि बहुत सारे शेयर्स चल रहे थे। ठीक है, कुछ नहीं भी चले होंगे और कुछ थोड़ा सा नीचे भी शायद गए हों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे शेयर्स में पैसा लग रहा है, बहुत सारे शेयर्स चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भाई, आज की परफॉर्मेंस से हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है ये मार्केट अब नीचे का रुख नहीं देखेगी। ये हम आपको सिर्फ अपनी फीलिंग बता रहे हैं, बल्कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज से मार्केट की सेकंड इनिंग्स का आगाज हुआ है। ऐसी पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी और लग ऐसे रहा था कि अब पकड़ाई नहीं देगी। लेकिन मार्केट की फीलिंग तो रोज की बेसिस पे चेंज होती है। आज की फीलिंग सिर्फ हम आपके सामने ये बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे शेयर्स में पॉजिटिविटी आ रही थी कि लग यही रहा था कि भाई घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखें होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। ना ही हमारे पास कोई गैब का इल्म है, लेकिन फिर भी आज का फीलर बहुत जबरदस्त था। और वही बात जैसे हमने आपको बताया कि हमारा कोई पोर्टफोलियो आज बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मार्केट की परफॉर्मेंस देख के बहुत मजा आया आज। आज हम आपको एक दफा फिर मार्केट की हिस्ट्री दिखाते हैं कि ये देखें जब 2009 में मार्केट ने अपना लो लगाया था और वहां से जब उसने चलना शुरू किया है, तो अगर ये ट्रेंड को सिर्फ आप देखें, बीच में नीचे भी आया, लेकिन कोई तकरीबन 5 साल तो ये ट्रेंड बिल्कुल ऊपर का ही रहा है। और मार्केट 5000 से 35,000 पे पहुंच गई थी 5 साल में। और उसके बाद फिर नीचे आके फिर यहाँ से एक और ट्रेंड शुरू हुआ और फिर वो 52,000 तक पहुंच गई थी 2-3 साल में। देखें, कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम सिर्फ जो समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, हमें ऐसा बज़ाहिर लग नहीं रहा कि यहाँ से ज्यादा नीचे जाएगी। हो सकता है किसी लेवल पे जाके स्टेबल हो जाए, लेकिन हमें मार्केट का इतनी जल्दी नीचे आने का इरादा नहीं लग रहा। और अगर किसी भी वजह से नीचे आती है, तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा ऊपर जाने वाला हिसाब ही होगा, बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन हर शख्स ने अपना फैसला खुद करना है, अपनी मर्जी से चलना है। और हम तो मार्केट की इस मूव को एंजॉय कर रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने कि एंजॉयमेंट कब तक रहती है। सिर्फ एक और दिन जारी रह सकती है, एक महीने तक जारी रह सकती है, एक साल तक जारी रह सकती है। और ये वक्त बताएगा कि हो सकता है उससे भी ज्यादा। लेकिन हमारी बात सुन के आपने फैसला नहीं करना, आपने अपनी असेसमेंट करनी है। हमने सिर्फ आपको अपनी फीलिंग से आगाह किया है। असल में कुछ और एनालिस्ट हैं, मतलब ओवरऑल जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो कुछ बातें करते हैं और उनकी बात में हमें लॉजिक लगती है। वो बात आप भी सुन लें, आपने शायद सुनी भी हो कि असल में क्या होता है कि मार्केट के ऊपर क्यों जा रही है। पॉइंट ये होता है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो जिस भी मार्केट में अपना पैसा लगाएगा तो मार्केट ऊपर जाती है। हमें ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ के जो मुझे क्यों निकाला है, उसके बाद से इन्वेस्टर ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लिया था। और पीटीआई के आने के बाद, अब उसकी जो भी वजह हो कि वो इन्वेस्टर्स थे ही पीडीएम के लोग या क्या वजह थी जो भी, तो ये जो इन्वेस्टर माफिया है, ये आपस में मिले होते हैं। इन सबको पता होता है कि इन्होंने कहाँ पे जाना है, ये मिल के कार्रवाई डालते हैं। तो इन्होंने पैसा निकाल के वहां से पहले प्रॉपर्टी में लेके गए होंगे, फिर प्रॉपर्टी से जब पैसा बना लिया, तो ये प्रॉपर्टी से सारा माल निकाल के इन्होंने डॉलर और गोल्ड में इन्वेस्ट किया। और आपको पता है कि डॉलर और गोल्ड कितना ऊपर गए। और अब देखा है कि जी जब डॉलर के ऊपर डंडा चलने लग गया और आईएमएफ वाला सिलसिला भी हो गया, तो वहां से उन्होंने पैसा निकाला है और अब शायद स्टॉक मार्केट की बारी है। अब ये सिर्फ वही माफिया जानता है कि उसने कितने अरसे स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है, और जब उनका टारगेट पूरा हो जाएगा तो यहाँ से पैसा निकाल के वो प्रॉपर्टी में वापस चले जाएंगे। लेकिन ये लोग जब कहीं पे आते हैं,
तो इतनी जल्दी वहां से जाते नहीं है, अच्छा खासा माल बना के जाते हैं। ऑलरेडी बहुत से शेयर्स तो डबल हो गए हैं, माल बनाया है, लेकिन अगर ये थ्योरी सच्ची है तो हमें लगता है कि अभी ये और पैसा बना के जाएंगे, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने की बातें शुरू हुई हैं। अगर वो सच में इन्वेस्टमेंट आ गई तो वो भी पॉजिटिव होगा, और हो सकता है बाहर के लोग भी इसमें इन्वेस्ट करें, तो ये पॉजिटिविटी कायम रह सकती है। इसीलिए सोच समझ के आप अपना फैसला करें। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अब तो मार्केट बहुत ऊपर चली गई है। वैसे तो हमने आपसे कहा है कि 50,000 को भी वो यही कह रहे थे और अभी भी यही कह रहे हैं, लेकिन ये आपने खुद असेस करके फैसला करना है कि क्या अभी भी स्टॉक मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि नहीं। देखिए, हमने तो पिछले कुछ अरसे में एक मुनासिब प्रॉफिट बनाया कि हम इस प्रॉफिट की बेस पे मार्केट में रिस्क ले सकते हैं। लेकिन कोई नया इन्वेस्टर अगर आ जाना चाहे तो उसको सोच समझ के अपने रिस्क पे आना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत बात है, हम सिर्फ एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं मंडे से मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाए और 5-6 हज़ार की करेक्शन आ जाए। लेकिन सिर्फ यही बताना हमारा मकसद है कि आज की परफॉर्मेंस के बाद हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसलिए आप लोग अपनी अकल का पहिया घुमाएं। आप मुख्तलिफ लोगों का एनालिसिस सुनते हैं, वो एनालिसिस सुन के आप खुद फैसला करें कि आपके मुताबिक क्या होगा। जब तक आप अपना फैसला खुद करना नहीं शुरू करेंगे, आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकती है, तो आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी बल्कि नीचे आ सकती है, तो आप होल्ड करें। तो ये फैसला आपने करना है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। अब जी अपर कैप देखें तो बहुत सारे हैं, उसमें एयरलिंक को लगी जा रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, हमने उसकी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी सैप को भी उस न्यूज़ की बेसिस पे डबल कैप लग गया, अब पता नहीं कहाँ तक लगाएं। एटलस होंडा को ट्रिपल कैप लग गया। इनका मूड होता है, कई शेयर्स में अच्छी खबर आती है तो उसको नीचे गिरा देते हैं, कई शेयर्स में अच्छी खबर आती है तो ऐसे ऊपर लेके जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। एफसीसीएल में भी अच्छी खबर आई थी तो इसको भी कैप लग गया एक और। फिर एमटीएल जैसे अर्निंग के हिसाब से तो इसमें नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते कि किसमें लग रहा है किसमें नहीं। एमएफएफएल बिल्कुल इस काबिल नहीं है, लेकिन लगी जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम उस ऐसे शेयर्स को देखते हैं। साजियों में भी लग गया कैप, काफी ऊपर वैसे तो जा चुका है। और ऐसे शेयर्स में ही हमें ऐसा लगता है कैप लग रहे हैं जहां से बहुत सारे इन्वेस्टर्स निकल चुके हैं, फिर वहीं पे कैप लगते हैं। अब अगर लोअर कैप को देखें तो कोई खास नहीं। एफएफबीएल को कल लॉक लगा था और आज इसमें कमाल हुआ कि ओपन ऊपर हुआ, लेकिन ऐसी एकदम उसमें सेलिंग आई कि प्रेशर क्रिएट किया गया और हमें लग रहा था कि भाई इसमें बिला वजह का प्रेशर क्रिएट किया है, तो हमने यहाँ पे 2-3 हज़ार ले लिए थे और फिर ये जब ऊपर गया तो हमने वो निकाल भी दिए, लेकिन इसका ट्रेंड तो ऊपर की तरफ ही लग रहा है। फिर ये ठठा सीमेंट, इसमें एकदम मूव बनी थी, ये देखें यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है कि यहाँ पे प्रॉबेबली बाइंग एकदम हुई है, किसी ने ज्यादा शेयर्स बाय किए हैं, लेकिन उसके बाद इसके मार्केट में बायर नहीं थे तो ये नीचे आ गया है और थोड़ा सा नीचे है, तो इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी अगर कोई देखना चाहे तो देख ले बाय बैक के हवाले से। देखें एमएलसीएफ का जो है इसका भी बायबैक वाला चक्कर है और ये आज 7% ऊपर चला गया और पता नहीं कहाँ तक लेके जाना है। तो उस हिसाब से ठट्ठा में अभी काफी गुंजाइश मौजूद है। ये हम उस रेफरेंस से बात कर रहे हैं जो हमने बायबैक शेयर्स वाली वीडियो भी रिसेंटली बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले वो देखें, फिर आपको हमारी बात की समझ आएगी। फिर जी एंग्रो ने आज एक बोर्ड मीटिंग अनाउंस की, बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब ये जो है इसके बाद मीटिंग के बाद थोड़ी देर ये रुका रहा, लेकिन फिर इसमें थोड़ी मूव बनी और 3-4 रुपए ऊपर चला गया, इसमें बाइंग आई। अब ये जो है कहना तो बहुत मुश्किल होता है कि मीटिंग का पर्पस क्या है, लेकिन हो सकता है इस मीटिंग में कोई अपडेट आए एंग्रो एनर्जी, एंग्रो पॉलीमर वगैरह के हवाले से कि कुछ फैसला हुआ है या नहीं हुआ, तो शायद उसी की एंटिसिपेशन में इसमें थोड़ी मूव बनी। अब देखें, इसमें ये हो सकता है कि उस मीटिंग की डेट तक इस शेयर में थोड़ी पॉजिटिविटी रहे, लेकिन ऐसे शेयर्स में वो उस तरह कैप्स नहीं लगाते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पब्लिक की होल्डिंग होती है, अच्छे शेयर्स होते हैं, पब्लिक ने इसमें एंट्री की होती है, तो ऐसे शेयर्स को कैप्स नहीं लगते। लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव रहने की उम्मीद है अगली मीटिंग तक। और हो सकता है इसकी वजह से, जैसे आज ईपीक्यूएल वहीं पे स्टेबल रहा, तो हो सकता है उस मीटिंग से पहले ईपीक्यूएल में भी कोई मूव बने। ये अलग बात है कि उस दिन कोई भी अनाउंसमेंट ना आए, लेकिन एंटिसिपेशन में हो सकता है कोई मूव बन जाए। उसके बाद जी इंटरलूप की खबर आई कि इन्होंने जो है यूएसए में कोई सब्सिडरी एक्वायर कर ली है।
64% स्टेक। तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव खबर है, इसकी वजह से इसमें मूव बनी। जब ये खबर सुबह आई थी तो एकदम इसमें मूव नहीं बनी थी, काफी देर रुका रहा है, लेकिन फिर आखिर में एकदम मूव बनी और लॉक के पास चला गया। तो इसकी अगर देखें तो Q3 में 14 रुपए की अर्निंग थी, लेकिन बाद में बोनस भी दिए। अब Q1 की अर्निंग देख लेते हैं, वो बोनस के बाद की है, तो वो तकरीबन इसकी 4 रुपए है। उस हिसाब से अगर इसी तरह चलता रहा और एक नई सब्सिडरी भी एक्वायर कर लिया तो उससे भी हो सकता है थोड़े से इनको वहां से सेल्स बढ़ने की तवक्को हो, तो 16-17 रुपए का ईपीएस पूरे साल का हो सकता है। पे आउट में ज्यादा डिविडेंड नहीं देते तो डिविडेंड यील्ड वाला शेयर नहीं है, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी जरूर है। फिर भी अगर पिछले हम 6 महीने में देखें, बल्कि 5 साल को देख लेते हैं ना, तो ये इसने पहले हाई लगाया था 5 साल में 80 रुपए का, और फिर ये बोनस भी दिया था तो 33 रुपए पे चला गया था, और 33 से अब उठ के आया है तकरीबन 70 पे। तो अब कहना हमारे लिए मुश्किल है कि यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि इतना ऊपर ऑलरेडी तो आ चुका है। ये जो खबर आई है पॉजिटिव न्यूज, मार्केट में तो लोगों को पता होगा, इसीलिए इसको इतना ऊपर लेके गए हैं। तो यहाँ से इस शेयर में जो है ना, अगर टेक्निकल एनालिस्ट होंगे वो आपसे यही कहेंगे कि भाई आप इसके ना ब्रेकआउट का वेट करें, और वो 82 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तो फिर आप इसको खरीद लें। लेकिन हम टेक्निकल को फॉलो नहीं करते, अपनी ईपीएस के हिसाब से ठीक है, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ठीक नहीं है। हम वैसे अभी इस वक्त इसमें इन्वेस्ट करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो साथ ही हम इसकी ना वैसे बुक वैल्यू भी देख लेते हैं। इसकी बुक वैल्यू है जी 31 रुपए। बुक वैल्यू बहुत कम है इसकी। बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर ओवर वैल्यूड है। अगर ईपीएस को देखें, अगर 16 रुपए की ईपीएस होगी तो तकरीबन प्राइस अर्निंग मल्टीपल 5 रुपए का है। डिविडेंड भी ज्यादा नहीं दे रहे, इसलिए हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। पर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर कर लें। फिर जी सीमेंस के रिजल्ट आए आज, और इसका जो है 171 रुपए ईपीएस है इसका, और इसने कुछ भी नहीं दिया, और इसीलिए इसको शायद आज लोअर लॉक लगा। रेट इसका बहुत हाई है, 750, और इसके ऊपर जो है कोई भी कमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक क्वार्टर में ईपीएस आई थी 350 रुपए, लेकिन 3 क्वार्टर में लॉस, तो पूरे साल में ईपीएस 171 बना। तो पता नहीं क्या हिसाब किताब है इनके बिजनेस का, तो बेहतर है ऐसे शेयर्स को अवॉइड ही किया जाए। फिर कोई जी अंसारी शुगर मिल्स के रिजल्ट्स है, और ये तो बिल्कुल ही फारिग है, तो छोड़ दें इसको। अब किसी भाई ने जी पैकेजेस का पूछा था, और उन्होंने पैकेजेस का भी पूछा था और मारी का भी पूछा था, और कहा था दोनों फंडामेंटली अच्छे शेयर्स हैं। देखिए, फंडामेंटली अच्छे शेयर्स तो बहुत सारे होते हैं। हम किसी शेयर के फंडामेंटली अच्छे होने की असेसमेंट किस तरह करते हैं? 3 तरीकों से। नंबर 1, क्या उसके शेयर की प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है या कम है? अगर बुक वैल्यू से कम है तो ये अच्छी बात है, बुक वैल्यू से ज्यादा है तो ये बुरी बात है। लेकिन सिर्फ एक चीज पे फैसला नहीं करते। फिर दूसरी चीज क्या है कि उसकी प्राइस अर्निंग कितनी है। अब वो आजकल के हिसाब से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 20% है और 100 डिवाइडेड बाई 25 बनता है, तो हमारे मुताबिक कोई भी वो शेयर जिसकी प्राइस अर्निंग 5 से कम है वो अच्छा है, जिसकी प्राइस अर्निंग 5 से ज्यादा है वो इतना अच्छा नहीं है। और तीसरी चीज, उस कंपनी की डिविडेंड यील्ड क्या है। अगेन, अगर डिविडेंड यील्ड 20% है कम से कम, तो फिर वो कंपनी हमारे मुताबिक आजकल के हालात में अच्छी है। मतलब 15 वाली भी बुरी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली 20 वाली ज्यादा अच्छी है, 15 वाली उतनी अच्छी हम उसको रेट नहीं करेंगे। और खाली रेटिंग की बात नहीं, मतलब हम उसको अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल करने को अवॉइड करेंगे। तो पोर्टफोलियो में हम कम से कम ऐसी कंपनियों को शामिल करेंगे आजकल जिनकी डिविडेंड यील्ड 20 है। अब अगर पैकेजेस की बात करते हैं, इसकी बुक वैल्यू सबसे पहले देखते हैं। इसकी बुक वैल्यू 936 रुपए है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, शेयर प्राइस कम है। दूसरा हमने क्या कहा? ईपीएस। अगर इसकी अर्निंग पर शेयर देखें तो 23 के दूसरे क्वार्टर में 9 रुपए की ईपीएस है, लेकिन पहले लॉस था पहले क्वार्टर में। तो ओवरऑल इसकी जो ईपीएस है इतनी अच्छी नहीं चल रही, वो कोई तकरीबन 30-35 रुपए की बन रही है। तो उस हिसाब से इसकी प्राइस अर्निंग तो 10 से भी ज्यादा है, तो दिस इज नेगेटिव फॉर द असेसमेंट। और तीसरी चीज हमने क्या कही? डिविडेंड यील्ड। तो अगर पे आउट को देखें, तकरीबन 27 रुपए का, 27.5 रुपए का इसने डिविडेंड दिया पिछले 2 सालों में, वो भी जब 43 की ईपीएस थी। तो इस साल तो 43 की ईपीएस नजर भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मान ले कि अगर 27 रुपए का डिविडेंड देते हैं तो भी इसकी डिविडेंड यील्ड सिर्फ 6% है, और हमारी लिस्ट में ये नहीं है। इस वक्त इसमें सिर्फ इसकी बुक वैल्यू वाला फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, आप उसकी बेस पे अपना फैसला कर लें। अब इसके 5 साल की परफॉर्मेंस देखें
तो 5 साल में इसने हाई लगाया हुआ है तकरीबन 600 का। तो ये अलग बात है कि इसको 600 या उससे ऊपर ले जाएं, तो हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमने आपको बता दिया कि फंडामेंटली अच्छा शेयर होने के बावजूद भी हमारा इसमें क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्यों हमारी लिस्ट में नहीं है। अब अगर मारी को देखें तो मारी की सबसे पहले बुक वैल्यू देखते हैं। तो बुक वैल्यू इसकी है जी 1262 रुपए। तो ये बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस इज अ नेगेटिव फैक्टर। अगर हम इसकी ईपीएस को देखें तो ईपीएस तो इसकी बहुत जबरदस्त है, 420 थी 23 में। अगर पहले क्वार्टर में देखें तो 144 हो गई है। अगर मान लें कि इस तरीके से 2024 में 500 रुपए की ईपीएस हो जाती है तो इसकी प्राइस अर्निंग 3.5 रुपए है, यानी अच्छी है। अब अगर इसके पे आउट की बात करें तो पे आउट इसने जो पिछले साल दिया वो तकरीबन 145 रुपए का था। तो 145 इस रेट पे डिविडेंड यील्ड ये 7-8% बन रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि उससे पिछले साल उन्होंने अर्निंग कम थी, डिविडेंड ज्यादा दिया था। तो हमें नहीं पता कि इनके भी सर्कुलर डेट के मसाइल हैं या कोई और मसला है। बहरहाल हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से डिविडेंड कम देने के बावजूद भी ऊपर जाने की गुंजाइश काफी रखता है। लेकिन इस तरह के शेयर्स में जो मूव है ना, वो बड़े शॉर्ट टाइम में बनती है और वो टाइम का हमें नहीं पता होता। यानी ये भी हो सकता है कि अगले 1 महीने में इसको यहाँ से उठा के 25-2600 पे ले जाएं, और ये भी हो सकता है कि 1 साल ये यहाँ पे आसपास ही रहे, 1700-1800 पे रहे, और 1 साल के बाद वो 1 महीना आए जब इसको उठा के 2600-2800 पे एकदम ले जाएं। तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा शेयर है, फंडामेंटली अच्छा है, बुक वैल्यू से कम है, फिर भी अर्निंग इतनी जबरदस्त है कि बुक वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इनकी इंप्रूव भी होगी। और बुक वैल्यू देखें, बहुत से शेयर्स हैं जिनकी बुक वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन वो नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं, और बहुत से शेयर्स हैं जो अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, या इतनी अच्छी कंपनी महसूस हो रही होती है लेकिन बुक वैल्यू उसकी कम होती है। असल में जो कंपनियां डिविडेंड ज्यादा देती हैं उनकी बुक वैल्यू कम होती है, क्योंकि वो जो भी कमाते हैं वो पैसा देते जाते हैं शेयर होल्डर्स को, इसलिए उसके डिविडेंड की बेसिस पे भी उसकी प्राइस जो है ऊपर चली जाती है। लेकिन बहुत सी कंपनियां कमाते तो ढेरों हैं लेकिन वो सारा का सारा अपने रिजर्व्स में जमा करते रहते हैं, शेयर होल्डर्स में बांटते नहीं हैं। तो उनके रिजर्व्स की वजह से उनकी बुक वैल्यू बढ़ती जाती है, और ऐसी बुक वैल्यू का शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं। सिर्फ लॉन्ग टर्म में तब फायदा है कि जब 20-30 साल बाद जाके कभी वो कंपनी बंद होगी तो फिर उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे, और तब तक तो बहुत से शेयर होल्डर्स मर भी गए होंगे। तो इसलिए सिर्फ बुक वैल्यू को भी देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्राइस अर्निंग को देख के भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर होता है डिविडेंड यील्ड। और उसके बाद प्राइस अर्निंग और बुक वैल्यू को देख के सिर्फ हम फैसला नहीं करते, वो ओवरऑल देखते हैं कि उस शेयर में क्या न्यूज़ चल रही है, उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या नजर आ रहा है, उसके फ्यूचर की अर्निंग्स के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, या कोई ऐसी कंपनी तो नहीं जो मार्केट में सेल होने वाली है। इस तरह की न्यूज़ पे भी नजर रख रहे होते हैं, कोई कंपनी बायबैक तो नहीं कर रही। तो फिर उस बेसिस पे हम कुछ और शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वरना हमारी प्रायोरिटी डिविडेंड यील्ड ही होती है। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छी है, डिविडेंड यील्ड कम है, इसलिए हमारी लिस्ट में नहीं है। आप चाहें तो इसको जरूर देख सकते हैं, और हमें नहीं पता कि इसकी मूव बनने वाला टाइम कब आएगा, इसलिए ये हमारी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि हमारे मुताबिक कंपैरेटिवली इससे बेहतर शेयर्स मौजूद हैं और हमने वहीं पे इन्वेस्ट किया है। तो जी ये था आज का एनालिसिस। हम आजकल एक और वीडियो पे काम कर रहे हैं जो जल्द आ जाएगी। जैसे हमने आपको बताया कि हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करते, और हम कई दफ़ा आपको भी मना करते हैं कि खाली टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करना। तो उस वीडियो में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको यही बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस हैं और क्यों हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे अपने डिसीजंस नहीं लेते। तो जब वो रिलीज हो तो उसको देखिएगा, हमें उम्मीद है आपके इल्म में इजाफा होगा। और आपके मुताबिक अगर उसमें किसी हमारी बात से आपने डिसएग्री किया तो आप उसके कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके, क्योंकि लर्निंग का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, और ना ही कोई इंसान ये क्लेम कर सकता है कि उसने जितना सीखना था सीख लिया, इससे ज़्यादा उसे सीखने की ज़रूरत नहीं। तो फिर इजाज़त। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।